एक गांव में बद्री नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी चंपा और बेटे बैजू के साथ एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उनके पास ले देकर एक कजरी गाय थी। बद्री दिन रात मेहनत करता था। चंपा गांव के ठाकुर उदय प्रताप के घर में काम करती थी। जो कुछ मिलता उसी से उनका खर्च चलता था। गाय का दूध बेचकर थोड़ी बहुत आमदनी हो पाती थी। उनका पड़ोसी मुकुंदी लाल बहुत आलसी और कामचोर था। वो उनसे जलता था। कई बार उनकी गाय अपने बाड़े में हाँकने की कोशिश कर चुका था। बैजू को अपनी गाय से बहुत प्रेम था। वह उसकी देखभाल करता था। सुबह सुबह ही चराने ले जाया करता। गांव के पोखरे में कभी कभी नहलाता भी था। उसे जब भी कोई तकलीफ होती उसके कान में बोल देता। एक दिन जब वो गाय के खूंटे के पास गया तो गाय गिरी हुई पड़ी थी। उसने देखा कि उसका पड़ोसी मुकुंदी लाल अभी अभी वहाँ से निकला था। अरे उठो ना कजरी, क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन उसके रोने चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। गाय नहीं उठी। माँ बापू देखो, हमारी कजरी को क्या हो गया। अभी मैंने मुकुंदी लाल काका को गाय के पास से जाते हुए देखा था। दोनों को बड़ा दुख हुआ और वो समझ गए कि मुकुंदी लाल ने ही गाय को कुछ खिला दिया है, पर कर ही क्या सकते थे। बैजू ने खाना पीना छोड़ दिया और रात को जब वो सोया तो उसके सपने में कजरी गाय आई। बैजू, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरी बहुत सेवा की है। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। तुम एक दूसरी गाय खरीद लो। क्या मजाक कर रही हो? अपने खाने भर का तो जुटता नहीं, गाय कहाँ से खरीदे? तुम लोगों ने जंगल में जहाँ मिट्टी के नीचे मुझे दबाया था वहाँ जाकर देखो, एक चक्की पड़ी होगी, उसे उठा लाओ। चक्की में एक मुट्ठी कोई अनाज डाल देना और कहना, चल रही चक्की ठमक ठुम, वो अपने आप ही अनाज देती जाएगी जो तुम इसमें डालोगे। ध्यान रहे, बिना एक मुट्ठी अनाज डाले चक्की कभी मत चलाना, वरना अनर्थ हो जाएगा। जब तुम्हारा बर्तन भर जाए तो कहना, रुक जा रे चक्की, ले ले दम। अगर तुम उसे रोकोगे नहीं तो वो चलती ही रहेगी। बैजू उठकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें मली, देखा तो सवेरा हो गया था। बैजू तुरंत जंगल की तरफ भागा। वहां जाकर देखा तो सचमुच कजरी गाय की बताई हुई जगह पर चक्की रखी थी। वो उसे उठाकर ले आया और एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर चक्की रख दिया और एक बड़ा सा घड़ा लाकर रख दिया। फिर एक मुट्ठी चावल लाकर उसमें डाल दिया और बोला, चल रही चक्की ठमक ठुम। चक्की चलती रही, पूरा घड़ा भर गया। उसने कहा, रुक जा रही चक्की, ले ले दम। चक्की रुक गई। माँ बापू ये देखो, हमारे पास जादुई चक्की है। चंपा और बद्री आए तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ये कहाँ से लाया और इतना सारा चावल कहाँ से आया? बैजू ने उसे अपने सपने की बात बताई। ला मैं भी देखूं तो सही। चंपा जाकर एक मुट्ठी गेहूं ले आई। उसने भी वैसा ही किया। चक्की चलती रही और गेहूं निकलता रहा। अरे बैजू, क्या बोलना था? बोल जल्दी, नहीं तो पूरा भर जाएगा। बैजू ने चक्की को रोक दिया। सब बहुत खुश थे। अब उनके पास अनाजों का ढेर लग गया। बद्री रोज बाजार जाकर अनाज मंडी में अच्छे दामों पर अनाज बेच दिया करता। कुछ ही महीनों में उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर लिया। खूब मुनाफा होने लगा। सबसे पहले उन्होंने एक गाय खरीदी। धीरे धीरे उनके पास बहुत धन दौलत हो गई। उन्होंने बड़ा सा घर लिया, उसमें गौशाला बनवाया। मुकुंदी लाल से उनकी उन्नति देखी नहीं जाती थी। उसे तो खलबली मची रहती थी कि बद्री की तो गाय भी मर गई और इसके बाद भी ये कैसे इतना अमीर हो गया। एक दिन मुकुंदी लाल ने कहा, अरे बद्री भैया, कहाँ से गड़ा हुआ धन मिल गया? जरा हमें भी तो बता देते, हम भी तुम्हारी तरह कुछ धन दौलत कमा लेते। मुकुंदी लाल, हमने तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया। इसका मतलब यह नहीं कि हम तुम्हारी करतूतों से अनजान हैं। जिस दिन मुंह खुल जाएगा उस दिन गांव वाले तुम्हारा हुक्का पानी भी बंद कर देंगे। हटो मेरे सामने से। बड़ा घमंड हो गया है इसे। मुझे तो पता करना ही होगा, आखिर इसकी अमीरी का रहस्य क्या है। दूसरे दिन जब उसने उसकी खिड़की से झांक कर देखा तो एक चक्की के आसपास तीनों बैठे थे और बैजू के बोलते ही चल रही चक्की ठमक ठुम, उसमें से चावल निकलने लगा। वो आधी बात सुनकर ही भागा। उसे तो ये भी नहीं पता था कि चक्की में एक मुट्ठी अनाज भी डाला गया था। किसी तरह इस चक्की को मुझे हटियाना ही पड़ेगा।
दूसरे ही दिन जब बद्री और बैजू बाजार गए थे और चंपा गौशाला में खड़ी थी, तभी वो घर के भीतर चुपके से गया और उसकी चक्की उठा लाया। उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुन, जल्दी से मेरे साथ चल, कुछ जरूरी सामान ले ले। हमारे पास जादुई चक्की है, हम ठाठ से किसी शहर में रहेंगे और अमीर हो जाएंगे। मुझे भी तो दिखाओ कैसे चलती है ये जादुई चक्की। मुकुंदी लाल ने तुरंत ही चक्की में बिना अनाज डाले ही उसे चला दिया और बोला, चल रही चक्की ठमक ठुम। चक्की ने 3 बार घुर्र घुर्र किया और अचानक उसका घर हिलने लगा। घर की सारी दीवारें थोड़ी ही देर में गिर गई। चक्की अपने आप बद्री के घर ठुमकती हुई पहुंच गई और मुकुंदी लाल और उसका परिवार मलबे में दबकर चिल्लाने लगे, अरे अरे कोई बचाओ, हम बर्बाद हो गए, जल्दी निकालो वरना हम मर जाएंगे, बचाओ। चंपा ने देखा कि मुकुंदी लाल का घर गिर गया है तो वो भागी हुई गई। तब तक बद्री और बैजू भी आ गए। किसी तरह से उन्होंने मलबे से उन्हें बाहर निकाला। बद्री भैया, हमें अस्पताल ले चलो वरना हम मर जाएंगे। दोनों उन्हें अस्पताल ले गए। जब मुकुंदी लाल और उसकी पत्नी कुछ ही दिनों में ठीक होकर वापस आए तो मुकुंदी लाल ने कहा, बद्री भैया, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमें माफ कर दो। किस बात की माफी मांगने आए हो भाई? मुकुंदी लाल और उसकी पत्नी ने शुरू से अंत तक की सारी बातें बताई। बद्री और उसके परिवार वाले नेक दिल थे। उन्होंने सबको माफ कर दिया और कहा, सुबह का भूला शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते, अब से सुधर जाओ। दोनों परिवारों का मेल हो गया। अब मुकुंदी लाल भी बद्री के साथ उसके कारोबार में हाथ बटाने लगा। जादुई चक्की ने उनका जीवन बदल दिया। जादुई ट्रेन। चंबा के टेढ़े मेढ़े रास्तों को काटती हुई 100 साल पुरानी एक रेल की पटरी गुजरती थी। अंग्रेजों के शासन के समय कभी ही उस पटरी पर ट्रेन दौड़ी होगी, लेकिन अब पटरी कुछ टूट गई थी और कुछ जंग में मिल चुकी थी। कहीं कहीं सड़कों पर नजर आती वह पटरी और फिर देवदार के जंगलों में खो जाती। रात के 11 बजे थे। रामू काका घड़ी को नजर में रखकर अपने समर हाउस से बाहर निकले। सिर पर टोपी पहन, एक शॉल ओढ़े, वे जंगल की ओर रेंगती हुई पटरी को मात्र अपनी लालटेन की रोशनी में घूरने लगे। भला आज वह ट्रेन नहीं आई, ना ही कोई आवाज। अंधेरे में अपनी आंखें बड़ी करते हुए जब रामू काका को कुछ ना सूझा, तब वे हताश होकर वापस मुड़ गए। को, 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 को। रामू काका अचानक पीछे मुड़े। आ गई, मगर कहाँ है? अरे हेमा, हेमा, मैंने कहा था ना, देखो आ गई ट्रेन। हेमा रामू काका की पत्नी थी, जो उनकी आवाज सुन कुटिया से बाहर निकली। क्यों चिल्ला रहे हैं जी? रात देख रहे हैं कितनी हो गई है। हेमा सुनो, ये ट्रेन की आवाज, मैंने कहा था ना। हेमा ने ध्यान से सुना। हाँ जी, मैं सुन तो पा रही हूँ, परंतु ऐसा कैसे संभव है? जरूर कुछ गड़बड़ है जी। और तुम कहती थी कि मैं पागल हूँ। सुनो जी, ये सब मुझे ठीक नहीं लगता। आप अंदर आ जाइए, हम कल ही अपने घर लौट जाएंगे। हेमा और रामू काका के नाम जंगल के नजदीक एक जमीन थी, जहाँ उन्होंने एक कुटिया बनाई थी। कभी मन होता तो वे इधर रहने आ जाते, परंतु अब हेमा घबराने लगी थी। अरे तुम घबराती क्यों हो हेमा? अच्छा चलो ठीक है। अरे 2 दिन और रुक जाते हैं ना हेमा। सुनो जी, मुझे यहाँ भूत प्रेत के बीच रहने का कोई चाव नहीं। वैसे भी अब उम्र होने लगी है। अब आप वन अधिकारी नहीं हैं, रिटायर हो गए हैं, भूलिए मत। हेमा केवल 2 दिन। इस बार हार मान हेमा रामू की बात मान गई। आज रात वे समय पर सो गए थे। 9 बजे कुटिया की लाइट ऑफ हो गई थी। 11:15 पर रामू काका दबे पांव अपनी लालटेन समेत
एक बार फिर वह जादुई आवाज खोजने निकल पड़े। कुछ देर इंतजार करने के पश्चात एक बार फिर वही जानी मानी ट्रेन की आवाज जंगल के दक्षिणी छोर से आने लगी। भला ये ट्रेन है कहाँ? रामू काका लालटेन लिए जंगल की ओर भागे। कुछ देर आवाज का पीछा करने के बाद वह आवाज धीमी पड़ने लगी। सांस फूल रही है, शायद हेमा ठीक ही कहती है। पता नहीं ये आवाज कैसा जादू है। अगले दिन रामू काका हेमा को लिए पहाड़ी वाले मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर की सीढ़ियों पर उनके पुराने मित्र मिले। अरे शर्मा साहब, बड़े दिनों बाद नजर आए। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? हाँ यार रामू, कितना समय हो गया। रिटायरमेंट के बाद सब छूट सा जाता है। मैं भी अपने गांव भरमौर चला गया हूँ। अच्छा शर्मा जी, एक बात बताएं, वो जो रेल की पटरी हमारे जंगल से निकलती है, उस पर कितने जमानों से कोई ट्रेन नहीं चल रही? शर्मा जी सवाल सुनकर चौंक से गए। क्या बात कर रहे हो रामू? जब से हमने जन्म लिया है तब से तो कोई ट्रेन नहीं चल रही। हेमा भाभी, ये जनाब क्या कर रहे हैं आजकल? क्या बताऊं अब, कुछ रातों से ये किसी जादुई ट्रेन की खोज में हैं। पता नहीं क्या हो गया है इन्हें। साथ में सीढ़ियां चढ़ते हुए रामू काका ने शर्मा जी को पूरी बात बता दी। ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले वे शर्मा जी को लेकर मंदिर के पीछे वाले आंगन में गए और बस्ते से अपनी दूरबीन निकाल देखने लगे। ये रही हमारी कुटिया, ये रही वो पटरी, और दक्षिणी छोर पर तो रावी नदी बहती है। अब भला ट्रेन का आना वहां से कैसे संभव है? अरे लाओ मुझे दिखाओ। देखो रामू, अब नदी से निकलकर तो कोई ट्रेन यहाँ आएगी नहीं। जरूर तुम्हारा वहम है। मैं भी थक गई इन्हें समझा समझा कर। भाई साहब, आप ही कुछ कीजिए ना। चलो रामू, आज मैं भी वहां जाता हूँ। दोनों मिलकर उस जादुई ट्रेन को पकड़ेंगे। सांझ होते शर्मा जी अपनी पत्नी रेशमा के साथ रामू काका के समर हाउस में पधारे। रात के खाने के बाद अब 11 बजने का इंतजार होने लगा। ये लो, समय भी हो गया। चलो रामू, देखें जादू। ठीक 11:15 पर दक्षिणी छोर से आवाज आने लगी। कू कू कू। शर्मा जी और रेशमा के कान खड़े हो गए। हेमा घबरा गई। देखा शर्मा जी, मैं कह रहा था ना, चलो उस ओर, वहीं से आवाज आ रही है। हेमा और रेशमा घर पर ही रुके। रामू और शर्मा जी उस जादुई ट्रेन को टटोलने निकल दिए। समय बहुत कम है शर्मा जी, यह आवाज 2 मिनट के बाद ही धीमी पड़ने लग जाएगी। दोनों पटरी को देखते हुए जंगल में दक्षिणी दिशा की ओर तेजी से बढ़ने लगे। रामू, ट्रेन की आवाज की तीव्रता तो बढ़ रही है। दोनों अब एक बड़े से पेड़ के सामने पहुंच गए। जादुई ट्रेन का अंश भी नहीं था, परंतु अभी भी आवाज बहुत जोर से आ रही थी। रामू, क्या ये आवाज इस पेड़ से आ रही है? रामू काका और शर्मा जी ने एक दूसरे को देखा। रामू काका ने पास में गिरा हुआ एक बांस का डंडा उठाया और जोर से पेड़ की झाड़ी को मारा। धप धप, एक रेडियो जोर से नीचे गिरा। अब जंगल में सन्नाटा हो गया। ना ही कोई जादुई ट्रेन, ना ही कोई आवाज। ये लो, तुम्हारी जादुई ट्रेन। तभी अचानक से एक व्यक्ति डंडा और लालटेन लिए वहां आया। कौन हो तुम? नमस्ते सरकार, मैं बहादुर जंगल के इस इलाके का चौकीदार हूँ। पिछले 10 दिनों से नाइट ड्यूटी पर हूँ। बहादुर, ये रेडियो क्यों? थोड़ा ध्यान से देखने पर
रामू बहादुर को पहचान गया। अरे बहादुर, ये सब क्या है? जानते भी हो कितने दिनों से ये रेडियो से आवाज हमारी कुटिया तक पहुंचती है। क्षमा कीजिएगा काका, कुछ लोग अपनी भेड़ लिए यहाँ जंगल में घुसने लगे थे, तो मैंने ये सायरन का इस्तेमाल किया ताकि वे अपनी भेड़ें रात को ट्रेन वाले इलाके में ना लाएं। ट्रेन की आवाज सुन वे वापस चले जाते हैं। ये सुन रामू और शर्मा जी जोर जोर से हंसने लगे और वापस अपने घर की ओर चल दिए। अरे यार, मैंने तो सोचा था कोई जादुई ट्रेन आएगी और मैं उसे पकड़ लूंगा। बहादुर ने भी तरकीब क्या खूब लगाई है। फिलहाल तो तुम घर जाकर हेमा भाभी के गुस्से से बचना। सीतापुर गांव में एक बहुत बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक ही बेटा था जो शहर में रहता था, लेकिन अपनी माँ से ना तो कभी मिलने आता था और ना देखने। एक दिन बूढ़ी औरत बहुत बीमार पड़ गई और गांव वालों ने उसके बेटे को खबर की, लेकिन वो नहीं आया। और एक दिन बूढ़ी औरत चल बसी। जब उसका बेटा अपनी माँ के अंतिम संस्कार में आया तो इसने अपने घर को और उसमें रखे सामान को बेचने के लिए गांव वालों को बुलाया। उस घर में एक बहुत सुंदर कढ़ाई थी। उसी गांव में राम और उसकी माँ रहते थे। राम के पिता 2 साल पहले गुजर चुके थे और घर में पैसों को लेकर थोड़ी दिक्कत तो थी। राम की माँ घरों में बर्तन साफ करने का काम करती थी। उन्हीं पैसों से राम की पढ़ाई होती थी और घर चलता था। एक दिन राम और उसकी माँ वहाँ से गुजर रहे थे जहाँ वह सामान बिक रहा था। उसकी नजर उस कढ़ाई पर पड़ी। माँ देखो कितनी सुंदर कढ़ाई है। हाँ चलो पूछते हैं ये कढ़ाई कितने की है। हाँ माँ चलो। दोनों आगे आकर कढ़ाई का दाम पूछते हैं। वह कढ़ाई सिर्फ 5 रुपए की होती है। माँ ये तो बहुत सस्ती है, इसे ले लेते हैं। और वे लोग कढ़ाई लेकर अपने घर आ जाते हैं। एक दिन राम अपनी माँ को कहता है, माँ अब आप नई वाली कढ़ाई में खाना पकाना शुरू कर दीजिए। माँ भी सोचती है कि राम सही कह रहा है और राम की माँ उस नई कढ़ाई को साफ कर लेती है और उसमें खाना पकाती है। शाम को जब राम और उसकी माँ खाना खाने बैठते हैं तो पहला निवाला मुंह में लेते ही, माँ आज का खाना कितना स्वादिष्ट बना है। जब राम की माँ खाना खाती थी तो उसे अपने हाथों पर यकीन नहीं होता था। 2 दिन बाद राम का जन्मदिन होता है और राम अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को बुलाने की जिद करता है। राम की माँ को चिंता होने लगती है, लेकिन वह सोचती है कि राम की खुशी के लिए वे कुछ बच्चों और उनके परिवारों को बुला लेगी। अगले दिन, राम जाओ बाजू वाली चाची और बाजू वाले काका को सपरिवार कल आने के लिए बोल दो। राम के इन्हीं 2 घरों में 2 अच्छे दोस्त होते हैं। राम खुश हो जाता है और उन्हें कल के लिए खाने पर बुलाता है। राम की माँ के हाथ का खाना खाकर सब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, राम की माँ तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम एक काम क्यों नहीं करती, एक छोटा सा होटल खोल लो, इससे तुम्हें 4 पैसे ज्यादा भी मिलेंगे। वैसे सभी लोग सही कह रहे थे, मुझे होटल खोलना चाहिए। 4-5 दिन के बाद राम की माँ होटल खोलने का निश्चय कर लेती और उस होटल का नाम राम होटल रखती है। अब राम होटल के चर्चे आसपास के गांव में भी होने लगते हैं। राम की माँ खाना बनाने के लिए कई समय तक उस कढ़ाई का उपयोग करती है, लेकिन पैसा आ जाने के कारण और कढ़ाई पुरानी होने के कारण राम की माँ उस कढ़ाई को बदल देती है। जैसे ही वह कढ़ाई बदलती है, राम की माँ के खाने में स्वाद और बरकत दोनों ही नहीं रहते। एक दिन राम कहता है, माँ आपके खाने का स्वाद मुझे बहुत बदला हुआ सा लग रहा है और हमारी होटल भी उतनी अच्छी क्यों नहीं चल रही। बेटा ये जो समय है, समय भी बीत जाएगा। लेकिन राम की कही हुई बात राम की माँ को सोचने पर मजबूर कर देती है और अब उन लोगों की हालत बहुत खराब होने लगती है। एक दिन फिर से राम की माँ उस पुरानी कढ़ाई का उपयोग करती है और उसका खाना फिर उतना स्वादिष्ट हो जाता है। अब राम की माँ को समझ आ जाता है कि ये कढ़ाई जादुई कढ़ाई है। अब राम की माँ उस कढ़ाई में फिर से खाना बनाने लगती है
और उनकी होटल बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। और उस कढ़ाई की एक विशेषता होती है कि वह कढ़ाई कभी भी खराब नहीं होती।